नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको यदि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो इसको समझने के लिए हमने लिया है एक न्यूमेरिकल। तो उस न्यूमेरिकल को सबसे पहले मैं समझा देता हूं। लिखा हुआ है इसके अंदर, अ सिंपली सपोर्टेड बीम 6 मीटर लॉन्ग। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी टोटल लेंथ दी है 6 मीटर। आगे लिखा हुआ है इज कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को ही यूडीएल लोड शॉर्ट में बोलते हैं। कितना दिया है? ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर अ लेंथ ऑफ 3 मीटर। और जो यूडीएल लोड दिया है वह 3 मीटर की लेंथ में दिया है। और कहां से दिया है? फ्रॉम द राइट हैंड एंड। इसका जो राइट हैंड साइड का एंड है वहां से 3 मीटर की दूरी तक कौन सा लोड लगा हुआ है? यूडीएल लोड। आगे लिखा है ड्रॉ द एसएफ एंड बीएम, मतलब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। आगे लिखा हुआ है डायग्राम्स फॉर द बीम एंड आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द सेक्शन। इसके अलावा एक और नई चीज इसमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द सेक्शन। तो जब हम इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, इसके बाद हमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे डायग्राम बना हुआ है वो भी मैं समझा देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी एक लाइन खींचना है सीधी। फिर हमें क्या करना है, उसके दो सपोर्ट लगाना है ए और बी पर। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, यदि एक बीम के दोनों एंड पर दो सपोर्ट लग रहे हों तो उसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमें सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेना है। क्या करना है, एक लाइन बनाना है सीधी हॉरिजॉन्टल, और दोनों एंडों पर जिस तरह हमने एक सपोर्ट लगाए हुए हैं दोनों एंडों पर एक एक वह आपको लगा लेना है। सपोर्ट दिखाने के लिए हमें एरो दिखाना पड़ते हैं कि हमारी बीम की इस कॉर्नर पे लगे हैं, यहाँ पर भी एरो बना के आपको सपोर्ट लगाना है। इसकी टोटल लेंथ 6 मीटर है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका यूडीएल लोड दिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। कहां से? राइट हैंड एंड से, मतलब ये वाला हमारा हमारे अकॉर्डिंग देखते हैं हम जहां से सामने देख रहे हैं। हम सामने से देखेंगे तो हमारा ये दाहिने साइड वाला है, राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला होगा। यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर हमारा कौन सा लोड लगा हुआ है? यूडीएल लोड लगा है। यूडीएल लोड का ये सिंबल होता है जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, इस सिंबल आपको बना देना है। और जितनी दूरी पर ये बनाना है उतनी दूरी क्वेश्चन के अंदर दी है 3 मीटर। तो 3 मीटर की दूरी तक हमने इस सिंबल को बना दिया है। मतलब होता है राइट हैंड साइड से 3 मीटर की दूरी तक हमारा यूडीएल लोड लग रहा है। कितना लग रहा है उसको हमें इस तरह का एरो बना के लगाना है। याद रखें इस तरह का ये हमारा पैराबोलिक कर्व टाइप का एरो लगा के हम इसको शो कराते हैं। और जितना दिया है यूनिट, जैसे 5 किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है इसकी यूनिट, इसकी पहचान भी होती है यूडीएल की, किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ये हमारा लोड लगा दिया है। इसके बाद इस लोड के कारण क्या होता है, जो हमने सपोर्ट लगाए हुए हैं इनमें रिएक्शन डेवलप होती है। तो उस रिएक्शन फोर्स को हमें निकालना पड़ता है। रिएक्शन तो आप जानते होंगे, इस लोड के कारण क्या इन पे लोड पड़ेगा, जो इसके लोड को बियर करेंगे तो अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे। तो वह कितने इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, उसी को हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो रिएक्शन फोर्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम रिएक्शन फोर्स को आर से डिनोटेट करते हैं। अब ए पॉइंट पे लगा रहे हैं तो उसको हम आर ए लिख देंगे, बी पॉइंट पे लगा रहे हैं तो उसको हम आर बी लिख देंगे। तो ये मैं लगा के दिखा देता हूं सबसे पहले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आर ए और आर बी दोनों में रिएक्शन फोर्स लगा दिए। आर मीन्स रिएक्शन फोर्स, ए एंड पे लगा इसलिए ए लगा दिया। आर मीन्स यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है और बी एंड पे लगा इसलिए बी लगा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने का तरीका होता है इसमें, सबसे पहले याद रख लें, यदि डायरेक्ट भी आप यूडीएल लोड से कैलकुलेट करेंगे तो यूडीएल लोड को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि यूडीएल लोड जितनी डिस्टेंस में लग रहा है उतनी ही डिस्टेंस का यूडीएल लोड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। जैसे कि अगर इस लोड को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो
इस लोड में 3 मीटर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितनी डिस्टेंस में लग रहा है उसी डिस्टेंस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा इसमें जो लोड हो जाएगा 15 किलो न्यूटन, मतलब 15 किलो न्यूटन पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लोड की यूनिट होती है किलो न्यूटन या फिर न्यूटन, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है और हमारा ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट लोड लगाएंगे कहाँ, तो इसको याद रखें कि जितनी डिस्टेंस में यूडीएल लोड लग रहा है उसके सेंटर में हम क्या करते हैं, पॉइंट लोड एक्ट करते हैं। सेंटर का मतलब होता है जैसे कि यूडीएल लोड यहाँ पर 3 मीटर की दूरी में लग रहा है, तो ये जो यूडीएल लोड है जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहां पर लग जाएगा, सेंटर में लग जाएगा। सेंटर में मतलब हो जाएगा 3 मीटर की दूरी आधी इधर हो जाएगी 1.5 और आधी इधर 1.5 हो जाएगी, और बीच में हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट होके लग जाएगा। जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, ये जो लोड है इसमें हम जितनी डिस्टेंस में ये लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 किलो न्यूटन, और एक्ट कहाँ होगा, इस सी और बी के बीच में हो जाएगा, मतलब 1.5 की दूरी पर। इसको मैं क्या करूंगा, हमारे कैलकुलेट करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करने के लिए मतलब यहाँ पर बीम बना के रख लेते हैं। मेन डायग्राम हमारा यही रहेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके इसको रख लेते हैं। कैसे रखते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ये जो लोड है इसमें इसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दिया, 15 किलो न्यूटन हो गया। और पॉइंट लोड का हमारा सिंबल कैसा होता है, एकदम वर्टिकल लगता है। पॉइंट लोड इस बीम पे लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जिस जहां पर लगा रहा है वहीं पर उसका एरो होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको एरो हो गया, ये मतलब पॉइंट लोड हो गया, तो सीधा वर्टिकल हो गया। 15 किलो न्यूटन क्यों हो गया, क्योंकि ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर था और इसकी डिस्टेंस थी 3 मीटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 5 दिया ये 15 हो गया, तो 15 किलो न्यूटन हो गया। और जैसा मैंने बताया था जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कहां पर लगता है, सेंटर पे। तो 3 मीटर की टोटल डिस्टेंस थी, यहाँ पर देख सकते हैं, और उसको जब मैंने आधा आधा करेंगे तो 1.5 मीटर इधर हो जाएगा, 1.5 मीटर इधर हो जाएगा और इस सेंटर में एक्ट हो जाएगा। अब याद रखें, सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाली बीम का यूज करेंगे। हमारा मेन डायग्राम यही रहेगा, इसी से हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, एस एफ डी एंड बीएमडी, लेकिन पूरी कैलकुलेशन करेंगे इस डायग्राम से जिससे हमने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। लेकिन याद रखें जब इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके यहाँ पर रख लेते हैं तो इसको कोई भी हम पॉइंट नहीं देंगे। पॉइंट हमारा जो सी है वही रहेगा और बी है वही रहेगा और ए है हमारा वही रहेगा। देख रहे होंगे आप, ए बी सी जैसा का तैसा मैंने यहाँ पर रखा है, लेकिन जो हमने पॉइंट लोड यहाँ पर लगाया है उसको हम कोई भी पॉइंट मार्क नहीं करेंगे, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये तो हमारा मेन डायग्राम रहेगा, याद रखना। जब भी हम लास्ट में इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो इसी डायग्राम का यूज करेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन डायग्राम है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम इस डायग्राम का यूज कर रहे हैं, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे आगे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने किया कि इस डायग्राम को सेपरेट बना लिया है जिससे हमें कैलकुलेशन करना है। याद रखें अब यहाँ पर हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन के लिए सभी फोर्स चाहिए हमारे पास। ऊपर से 15 किलो न्यूटन लग रहा है, सही बात है, लेकिन नीचे से आर ए आर बी हमारे पास नहीं है, मतलब दोनों अननोन है, तो इनके रिएक्शन फोर्स हमें सबसे पहले निकालने पड़ते हैं। इसके रिएक्शन फोर्स के लिए हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। शियर फोर्स का मतलब होता है किसी सेक्शन के लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सभी का योग 0 होता है। या दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि जितने भी नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं और जितने भी ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, तो नीचे से जो वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनका योग बराबर जो ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनका योग के बराबर होते हैं। कैसे, जैसे कि इस बीम के अंदर हम देख रहे हैं, हम ऊपर की ओर कैसे देखेंगे, इस एरो से देखते हैं, ये दोनों एरो देखेंगे तो ऊपर की ओर लग रहा है, तो आर ए प्लस आर बी इसका योग हो जाएगा, बराबर किसके होगा, ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 15 किलो न्यूटन लग रहा है, इसका एरो देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर है, तो जो नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उनका योग बराबर लिख देंगे हम, जो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उनके योग के बराबर। तो हम ये शियर फोर्स सबसे पहले निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे रिएक्शन हेडिंग डाल लेना, फिर लिखना टोटल अपवर्ड फोर्स, मतलब नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सों का योग बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लगने वाले फोर्सों का योग। तो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है आर ए
प्लस आरबी दोनों का योग लिख दिया बराबर, ऊपर से सिर्फ एक लोड लग रहा है 15 किलो न्यूटन का, तो हमने 15 लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पर आर ए आरबी दोनों अननोन है, तो किसी एक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक ए या बी के अबाउट हम क्या लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, और मूवमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़े हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल इंटू लंबवत दूरी। यदि हम ए के अबाउट ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी क्या लेते हैं, प्लस और माइनस चिन्ह लेते हैं। तो यदि हम ए की ओर ले रहे हैं, तो इधर ए के पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे ए की ओर, और कैसे करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि हम ए की ओर बी को देखेंगे तो बी की डायरेक्शन कैसी होगी, बी कैसे जाएगा, अगर ए की ओर जाना तो ऊपर को डायरेक्शन, तो ऊपर से ही जाएगा, ऐसा ऐसा करके इधर की ओर जाएगा। इसकी जो दिशा होगी वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा होगी। तो इसको हम माइनस लेंगे, और इस फोर्स की अगर ए तक की डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब माइनस आर बी इंटू 6 हो जाएगा। अगर ये 15 किलो न्यूटन को देखेंगे तो नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर अगर हम ए की ओर जाएंगे तो कैसे जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, मतलब घड़ी की दिशा में हो जाएगी। तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इस फोर्स से जो 15 किलोमीटर लग रहा है यहाँ से ए तक की डिस्टेंस कितनी जाएगी, 3 मीटर प्लस 1.5 मतलब 4.5 मीटर। तो 4.5 इंटू 15 यूनिट कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें हेडिंग डालना टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, और लिखना सिग्मा एम इक्वल टू जी, एम मींस मूवमेंट, और जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं उसको यहाँ लिख दिया बराबर 0। सबसे पहले ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया फोर्स कौन सा हो जाएगा, आरबी, आरबी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसकी ओर, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी जाएगी 6 माइनस आरबी इंटू 6। और हमारा ए कैसा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर देखेंगे तो कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो 15 किलो न्यूटन इंटू इस फोर्स से और ए तक की डिस्टेंस, मतलब फोर्स देखेंगे ये ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर इसका 90 डिग्री बनेगा। ए वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1.4 मतलब 4.5। इसको मैं लिख देता हूं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं माइनस आरबी इंटू 6 प्लस 15 इंटू 4.5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले ये तो आरबी में मल्टीप्लाई है, प्लस 15 इंटू 4.5 है, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके रख लेता हूं मैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसा कि हमने रख दिया है, 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है और प्लस का है, अगर इक्वल के हम इस तरफ कर लेंगे एक वैल्यू को तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि माइनस होकर इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मैं पॉजिटिव करके रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू एक साइड हो गई, ये वैल्यू एक साइड हो गई। अब हमें क्या आरबी की वैल्यू निकालना है, तो 6 इसकी मल्टीप्लाई में है, तो 6 कहाँ, अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो मैं इसको बटे में लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, इसको बटे में लिख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको बटे में लिख दिया। अब अगर इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, वह आंसर निकाल के मैं लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 11.25 किलोमीटर हमारी आरबी की वैल्यू आ गई। जब आरबी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो इसकी वैल्यू हम कहाँ करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमारी आर ए की वैल्यू आ जाती है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम आरबी की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ऐसी हेडिंग डालना, पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन 1 है उसमें आरबी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर ए प्लस आरबी इक्वल टू 50 इक्वेशन है हमारी। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर देख रहा है जो हमने 11.25 किलोमीटर हुआ वैल्यू इसमें आरबी की जगह रख दी है। अब ये प्लस में, तो प्लस में इक्वल किस तरफ जाएगी, तो कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसको मैं माइनस करके रख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अब क्या होगा, ये 15 ये वैल्यू इधर आ गई तो ये माइनस की हो गई। अब 15 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जितना बचेगा उधर उतना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें इसको घटाएंगे 3.75 किलोमीटर आएगा। इस तरह हमारे दोनों ही एंड पे जो सपोर्ट लगे हुए हैं आर ए और आरबी की, दोनों की वैल्यू आ गई है, आरबी इक्वल टू 11.25 और आर ए इक्वल टू 3.75। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसमें रखना पड़ता है। तो इसके जो डायग्राम है इसमें हम रख देते हैं आर ए और आरबी की वैल्यू। इसके बाद हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ नहीं करना, जो कैलकुलेशन की थी बस यहाँ रख लिया, आर एच कल टू 3.75, आर बी कल टू 11.25। इसके बाद हमें क्या करना है, शियर फोर्स कैलकुलेट करना। शियर फोर्स में सिर्फ हम फोर्स ही कंसीडर करते हैं, याद रखें, और सभी फोर्स कैसे हो, वर्टिकल हो। अब दो तरह से शियर फोर्स कैलकुलेट किया जाता है, यदि ए से बी की ओर चलते हैं या फिर बी से ए की ओर चलते हैं। यदि हम ए पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए के पहले जो भी फोर्स लग रहा है उन सबको कंसीडर करेंगे, जैसे कि सी पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो सी से पहले जो भी फोर्स लग रहा है उन सबको कैलकुलेट करेंगे। इस तरह बी पे अगर कैलकुलेट करेंगे
तो बी से पहले मतलब लेफ्ट हैंड में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको कंसिडर करेंगे। यदि हम जो राइट से लेफ्ट की ओर चले मतलब लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, तो मैंने बताया लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको कंसिडर करते हुए चलते हैं। अगर राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, यदि राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो जैसे कि बी पे निकालना है तो बी से पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको कंसिडर करेंगे, और जैसे सी पे निकालेंगे तो सी से पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको कंसिडर करेंगे। ऐसे ए पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको उनसे पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन बता रहे हैं वह लेफ्ट से राइट की ओर चलते हुए दिखाएंगे। कहां से? ए से बी की ओर चलते हुए। अब याद रखें यहाँ पर भी हम प्लस माइनस का साइन लेते हैं, तो हम देखते हैं ए से बी की ओर चल रहा है, तो आपको याद रखना है ए से बी की ओर चल रहा है मतलब बी की ओर ध्यान देंगे। जैसे कि ए पर जो फोर्स लग रहा है अगर बी की ओर आएगा तो ये डायरेक्शन किधर को? ऊपर की ओर, तो ऊपर से ऐसा आएगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो घड़ी की दिशा में हो तो हम पॉजिटिव लेंगे। इस तरह अगर हम 15 किलोमीटर को देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे को है, नीचे की ओर चल के अगर बी की ओर जाएगा तो कैसा होगा? इसकी डायरेक्शन ऐसा चलेगा, देखो जैसा हमारा एरो दिख रहा है, ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, मतलब तो हम इसको कैसा लेंगे? निगेटिवली। तो इस तरह हमें साइन याद रखना है कि बी की ओर, ए से बी की ओर चलना है, और जो क्लॉकवाइज होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे उसको निगेटिव लेंगे। सबसे पहले ए पर हम देख लेते हैं कितना शियर फोर्स निकल रहा है। तो सबसे पहले हमें ऐसी हेडिंग डालना, शियर फोर्स कैलकुलेशन, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को हम क्या लिख लेंगे? एफ ए, मतलब शियर फोर्स किस पे? एफ ए। मैं निकाल के फर्स्ट पॉइंट पे दिखा देता हूँ, याद रखें बी की ओर चल रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब 3.75 को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है? मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ऐसी होती है, इस तरह चलती है ना, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर का एरो है, तो ऊपर का एरो है, बी की ओर आएगा तो कैसा होगा? हमेशा क्लॉकवाइज होगा, वही पॉजिटिव होगा। ए से पहले कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो जीरो फोर्स है, तो मतलब उसको कुछ भी कंसीडर नहीं करना। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कितना फोर्स होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ मीन शियर फोर्स, ए हो गया, मतलब ए पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। प्लस क्यों लगा दिया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन बी की ओर कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और 3.7 फोर्स की वैल्यू है, उसको लिख दिया। तो ए पर हमारा शियर फोर्स आ गया। अब सी पर देखेंगे तो सी पर देखेंगे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। सी से पहले कोई फोर्स लग रहा है तो कौन सा लग रहा है? 3.75। तो जितनी वैल्यू हमारी से ए पर है वही वैल्यू ओनली कंसीडर होगी, मतलब ए से सी तक सिर्फ 3.75 ही क्या रहेगा? फोर्स रहेगा, शियर फोर्स, क्योंकि सी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो सी पर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं सेम का, जितना भी लग रहा है सेम का सेम रहेगा वही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी पर भी देखेंगे, मतलब सी पर शियर फोर्स कितना लग रहा है? मतलब कुछ भी नहीं लग रहा। सी से पहले कितना लग रहा है? 3.75 लग रहा है, तो उतना ही लिख दिया। अब सी के बाद देखेंगे कोई पॉइंट नहीं, इसको पॉइंट नहीं देना, हम पहले भी बता चुके हैं। सिर्फ डायरेक्ट हम बी पर आएंगे, तो बी पर देख रहे हैं कौन सा फोर्स लग रहा है? 11.25 लग रहा है। हमें इधर को आना है, याद रखना है, क्योंकि बी की ओर आ रहा है इसे, तो ये इधर को ऐसा चलेगा तो क्लॉकवाइज होगा, तो इसको हमेशा कैसे लेना? पॉजिटिव लेना। और बी से पहले सारे फोर्स जितने भी लग रहे हैं उन सबको कंसिडर करना। तो हम देख रहे हैं 15 किलोन्यूटन लग रहा है, बी की ओर आएगा, ये नीचे से ऐसा आएगा, तो इसकी डायरेक्शन कैसी लेंगे हम? निगेटिव लेंगे, क्योंकि नीचे की ओर आते आते बी की ओर आएगा तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा। जबकि ए बी की ओर आएगा तो कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बी से पहले दो फोर्स लग रहा है, एक तो 15 किलोन्यूटन लग रहा है, एक 3.75 लग रहा है। तो दोनों को रख के और मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बी पर निकाल रहे हैं तो 3.75 जो कि बी से पहले लग रहा है, ये कैसा लग क्लॉकवाइज जाएगा तो इसको पॉजिटिव लिख दिया। 15 किलोन्यूटन लग रहा है बी से पहले, तो इसको भी कंसीडर करना। बी की ओर आएगा ये तो कैसा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसको मैंने माइनस लिख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो बी से पहले कितना फोर्स हो गया? -11.25। ठीक है, याद रखें बी से पहले निकालते हैं और बी पर निकालते हैं। बी से पहले कितना हुआ? -11.5। अगर हम बी पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि हम जानते हैं 11.25 बी पे लग रहा है, और बी से पहले कितना लग रहा है? -11.25। ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैसे हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, तो मैंने लिख दिया। देखो बिफोर बी पॉइंट कितना है? -11.25। एट बी पे आएंगे तो क्या होगा? जो हमारी बिफोर बी -11.25 ऑलरेडी वैल्यू है माइनस में, ए कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये बी की ओर जाएगा तो इधर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव लिख दिया। ये प्लस है, ये माइनस है, कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट बी पर 0 होगा, पॉइंट बी से पहले 11.25 होगा, क्योंकि बी से पॉइंट से पहले हमारे पास दो फोर्स है, 15 किलोमीटर और 3.75। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा -11.25 आ जाएगा। ये हो गया शियर फोर्स। अब इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? जो हम लेफ्ट से राइट की ओर बात कर रहे हैं,
तो लेफ्ट से राइट की ओर बात करेंगे तो सबसे पहले हम ए पर निकालेंगे और बी पर निकालेंगे। ए पर हम देखेंगे हम मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए पे जो फोर्स लग रहा है उसका हम ए पॉइंट के अबाउट ही मूवमेंट निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ए पॉइंट पर मूवमेंट है वह कैसा होगा, 0 होगा। इस तरह बी के अबाउट अगर निकाल लेंगे तो फोर्स हमारा इतना रहेगा, और बी के अबाउट ही निकालेंगे इसको, तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा बी पॉइंट के अबाउट भी कैसा होगा, मूवमेंट 0 होगा। तो हम हमेशा सबसे पहले लिख देते हैं कि पॉइंट ए और बी पर क्या है, मूवमेंट 0 है, तो उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लिख दिया कि एम बी इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हमारे पास सिर्फ हम क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है, तो ए के अबाउट हमने क्या 0 निकाल लिया, बी के अबाउट 0 निकाल लिया। अब इस सी पॉइंट के अबाउट भी हमने निकाल के रख दिया क्योंकि बहुत इजी है। अब हम सी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट निकालेंगे, क्योंकि ए और बी की अबाउट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम कहां से चल रहा है, ए से सी की ओर चल रहा है। सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकालेंगे तो हमारे पास सी पे कोई फोर्स नहीं, सी से पहले जितने भी फोर्स है उसका मूवमेंट निकालेंगे हम सी पॉइंट के अबाउट। तो एम सी हमने लिख दिया, एम मीन्स मूवमेंट, सी मतलब सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। सी के पहले एक फोर्स है 3.75। 3.75 की अगर सी के अबाउट हम डायरेक्शन देखेंगे तो ये कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा, एस सी के अबाउट आएगा तो यहाँ आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ए पॉइंट की ऊपर की ओर डायरेक्शन है और सी की ओर आएगा तो कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, घड़ी की दिशा में। तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेंगे और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये फोर्स है और सी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है। तो फोर्स 3.75 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11.25 किलोमीटर मीटर हमारा क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा सी पॉइंट के अबाउट। तो इस तरह हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर ली है। अब इन पॉइंट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन मेन डायग्राम के थ्रू। मेन डायग्राम हम लेते हैं और सारी वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें मेन डायग्राम जो है उसी को लेकर चलना है। तो मेन डायग्राम बना लिया और हमने आर ए आर बी की जो वैल्यू थी उसको भी इसमें रख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट होते हैं, ए पॉइंट है, सी पॉइंट और बी पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों से नीचे की ओर सीधी वर्टिकल लाइन डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि शियर फोर्स डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं तो उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या करते हैं, जो हमारी शियर फोर्स की वैल्यू है उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव पॉइंट मार्क कर देते हैं। कैसे पॉइंट मार्क करते हैं मैं दिखा देता हूं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया, जैसे कि ये दो वर्टिकल कुछ डॉट डॉट लाइनें खींच दी और हमने ये क्या ए सी बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए। इसके ऊपर की ओर पॉजिटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे। ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यू शियर फोर्स की देखें 3.75 है, तो हमने इस ए पॉइंट से ऊपर की ओर 3.75 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया और एक सीधी वर्टिकल लाइन खींच दी। अब हम देख रहे हैं सी पॉइंट पर 3.75 ही है, तो सी पॉइंट पर भी हमने क्या किया, इसी के बराबर 3.75 बराबर है, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो हमें सेंटीमीटर में नॉर्मल जो भी आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं उतनी ले लें। तो आप यहाँ पर अपने अंदाज से इसी के बराबर रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, तो हमने सी पॉइंट पर भी बराबर लाइन खींच दी। अब हम देख रहे हैं इससे पहले कितने, बी से पहले, मतलब बी से पहले कितनी है, जो हमारी पॉइंट है -11.25, तो माइनस हम नीचे ले रहे हैं, तो हमने जो बी से पहले -11.525 वैल्यू ले ली है, और जो बी पर कितनी है 0, तो इसको ले जाके हमने कहा 0 कर दी, मतलब एक पॉइंट मार्क कर दिया 11.25 पे। मतलब सी से हमें क्या करना है, सी पर जो वैल्यू है उसको रख लेना, फिर बी से पहले जो वैल्यू है उसको पॉइंट नीचे मार्क करना है 11.25, फिर बी पर कितनी है 0, तो यहाँ पर हमने एक 0 पॉइंट मार्क कर दिया, मतलब एक ही लाइन पे आ जाएगी। एक ही लाइन पर हमने -11.25 वैल्यू शो करा दी, कैसी नेगेटिव है तो इसलिए इसको हमने नीचे शो कराया। अब क्या होता है याद रखें, जब भी हम क्या करते हैं, जहां पर सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है वहां पर जो हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं उसमें हमेशा रेक्टेंगुलर शेप बनना चाहिए। तो हम ये जो एक जैसा दिख रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम एक लाइन मिला देंगे ऐसी, तो ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा। लेकिन ये जो जहां पर यूडीएल लोड लगता है वहां पर मैक्सिमम शियर फोर्स डायग्राम में ट्रायंगुलर शेप बनता है। कैसा बनता है, ट्रायंगुलर। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सीधा हम कहां मिला देंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे, मतलब इसको हम सीधा ट्रायंगुलर शेप मिला देंगे। कैसे मिलाते हैं ये मैं दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सीधी लाइन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूडीएल लोड नहीं लग रहा तो इसको सीधा रेक्टेंगुलर टाइप मिला दिया है। यहाँ पर यूडीएल लोड लग रहा है इसलिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को सीधा ट्रायंगुलर रूप में मिला दिया इसको डायरेक्ट इस पॉइंट से। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, ऊपर की पॉजिटिव है। अब यहाँ से क्या हुआ, जहां पर साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं साइन चेंज हुआ है, मतलब ऊपर पॉजिटिव था नीचे आके नेगेटिव हुआ है। तो जिस पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल लाइन से गुजरेगी
यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होता है, जहां पर हमारा शियर फोर्स के अंदर, जो शियर फोर्स डायग्राम होता है उसके अंदर हमारा साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर देख रहा है साइन, इस पॉइंट पर साइन चेंज हो रहा है, इस पॉइंट के जस्ट ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट के जस्ट नीचे देखेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो यहीं पर हम निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो वो अभी हम निकालेंगे। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख रहे हैं इन सारी वैल्यू से हमने शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ किया हुआ है। अब बेंडिंग मोमेंट भी डायग्राम करेंगे तो उसके लिए भी हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे सीधा बढ़ा देंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, वहां पर ये सारी वैल्यू इसको शो करा देंगे। तो शो करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, इन पॉइंटों को वर्टिकल बढ़ा दिया है। सी पॉइंट पे, सी पे जितनी वैल्यू थी कितनी थी, जैसे कि ए पे 0 है तो 0 कर दिया, बी पर कितना बेंडिंग मोमेंट 0 कर दिया, सी पर पॉजिटिव है कितना 11.25 है, कितना है 11.25। तो सी पर पॉजिटिव है 11.25 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये जो वैल्यू है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की है, इसको मैं अभी यहाँ पर पहले से ही शो करा दिया, कैसे निकाली है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, इस पर ध्यान न दें, सिर्फ हमें सी पर 11.25 शो करा देना। सी पर 11.25 शो करा के याद रखें। अब हमें क्या करना है, जहां पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है या फिर हमारा यूडीएल लोड नहीं लग रहा है, सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है, तो हम डायरेक्ट एक दूसरे को पॉइंट को मिला देते। तो यहाँ पर 0 है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन सीधी इस पॉइंट से मिला देंगे। लेकिन सी पॉइंट से बी तक कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है। तो सी से बी के बीच में यूडीएल लोड लग रहा है। तो सी से इस पॉइंट से बी के बीच में जो कर्व बनेगा वो एक पैराबोलिक कर्व बनता है। कैसा बनता है, पैराबोलिक, मतलब एक कर्व टाइप में बना देंगे, ऐसा ऐसा खींचते हुए। तो मैं उसको बना के दिखा देता हूं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने किया कि ब्लू कलर सीधा स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसके बीच में या तो कोई लोड नहीं लग रहा है या फिर पॉइंट लोड लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस सी पॉइंट से बी तक आप देख रहे हैं हमने सीधा पैराबोलिक कर्व बनाया हुआ है। इस सी से बीच में कर्व बनाना, क्योंकि इस सी से बी के बीच में यूडीएल लोड लग रहा है। जहां पर भी यूडीएल लोड लगता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट के अंदर कर्व टाइप का बनाते हैं, जबकि शियर फोर्स के अंदर ट्रायंगुलर टाइप के बनते हैं हमेशा बॉक्स। तो यहाँ देख रहा है इस ट्रायंगुलर टाइप के बॉक्स बने हुए, यहाँ पर कर्व बना हुआ है। ये होती है यूडीएल लोड, जहां पर लग रहा है वहां पर डायग्राम इस तरह का ड्रॉ होता है। और जहां पर यूडीएल लोड नहीं लगता, जहां सिर्फ पॉइंट लोड लगता है या कोई लोड नहीं लग रहा है, तो वहां शियर फोर्स के अंदर रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स बनता है और इधर सीधी स्ट्रेट लाइन आती है। समझ में आ गया होगा। अब हम जो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, वहां पर हम सी जो उसके पास में पॉइंट होता है, सी से भी मान सकते हैं, बी से भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सी से मार रहा हूं, तो सी से मानेंगे तो ए से हम किधर की ओर, एम की ओर चलेंगे या बी की ओर चलेंगे। अगर हम बी से मानेंगे तो बी से एम की ओर चलते हैं, याद रखते हैं, क्योंकि साइन हमें लेना पड़ती है प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमने सी से एम तक की डिस्टेंस एक्स मान ली है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी से एम तक की डिस्टेंस एम मानी है। तो इस पॉइंट से हमारे पास दो ट्रायंगुलर बन रहा है, इधर का एक ट्रायंगुलर बन रहा है, एक इधर का बन रहा है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने कुछ सॉल्यूशन लिखा है। हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगुलर लेके चलेंगे, एक ट्रायंगल ए हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी से, अगर इस ट्रायंगल में देखें सी से ए तक की जो आधार वाली डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, जबकि हमारा बड़ा ट्रायंगल है, उसमें एम से बी तक की डिस्टेंस पता नहीं है, क्योंकि इधर ए आधार हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सी से एम तक आधार होगा, एम से बी तक आधार होगा। एम से बी तक की डिस्टेंस हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है, मतलब 3 मीटर टोटल डिस्टेंस है सी से बी तक की। लेकिन अगर हम एम से बी तक की निकालें तो 3 में से हम एक्स घटा देंगे तो एम से बी तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया x इक्वल टू 3 माइनस एक्स, बटे में इन सब की वैल्यू लिखते हैं कौन सी, जो परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे यहाँ से ए वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3.75 होगी। तो हमने इस छोटे ट्रायंगुलर में x के बटे कितना लिख दिया, 3.75। और बड़े ट्रायंगुलर में जो हमारी m से b तक की डिस्टेंस कितनी निकाली थी, 3 में से हमने x घटा दिया तो 3 माइनस एक्स। इसकी जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 11.25। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 11.25। जैसी जिस ट्रायंगुलर के हिसाब से जिस भी हम चाहे इसका जो हमारा परपेंडिकुलर हो और जो आधार हो, उसी तरह का परपेंडिकुलर और आधार इसमें लेके चलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमने आधार वाली ली है, नीचे दोनों परपेंडिकुलर वाली है। अब इसमें कैलकुलेट करना है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका इसमें देख रहे होंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, तो x का 11.2 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 11.25 x हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 में सबसे पहले मल्टीप्लाई हो गया, तो 3.75 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 11.25 आ जाएगा।
फिर x में मल्टीप्लाई होगा तो -3.75 x हो जाएगा। अब x वाली वैल्यू हमें एक साइड लेना है, ये वाली वैल्यू एक साइड लेना है। तो x वाली वैल्यू जो माइनस वाली दिख रही है वो अगर इधर आएगी इक्वल किस तरह, ये वैल्यू इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी तो 15x हो जाएगा। इधर की वैल्यू बचेगी 11.25। जब इतनी वैल्यू बचेगी तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 15 कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो 11.25 बटे 15 हो जाएगा। 15 का इसमें भाग देंगे तो x इक्वल टू 0.75 मीटर हो जाएगा। तो 0.75 मीटर जो हमारी इतनी x की डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसका मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ पर हमने कुछ मूवमेंट निकाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, m का मतलब होता है हमने m के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं और लेफ्ट से राइट की ओर ले रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर ले रहे हैं तो हमारा फोर्स हम देखेंगे m के अबाउट यदि हम मूवमेंट ले रहे हैं तो m से पहले जितने भी फोर्स लग रहा है उनका मूवमेंट लेंगे m के अबाउट। m से पहले हम फोर्स देखेंगे तो 3.75 हमारा फोर्स लग रहा है। अगर m के अबाउट इसका मूवमेंट निकालेंगे तो हम इस डिस्टेंस को लेके चलेंगे। यहाँ से a से c तक डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है, और C से M तक की डिस्टेंस कितनी निकाली हमने, 0.75। तो हम अगर फोर्स हम 3.75 देखेंगे और इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा ऐसे M की ओर, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो हमने लिख दिया 3.75 इंटू 3 प्लस 0.75, मतलब 3 डिस्टेंस A से C तक की हो गई, 0.75 C से M तक की हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, फोर्स ये हो गया 3.75, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 प्लस 0.75। अब हम देख रहे हैं C से M के बीच में क्या कोई फोर्स लग रहा है, मतलब M से पहले एक फोर्स तो हो गया जी आर ए वाला, लेकिन M से पहले कोई और फोर्स लग रहा है क्या, जिसको हमें M के अबाउट मूवमेंट लेना हो। तो M से पहले कोई फोर्स दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो जो हमारा यूडीएल लोड है वो C से M तक पूरे में फैला हुआ है। C से M तक कहीं भी देखेंगे उसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 5 किलोन्यूटन पर मीटर होगी। तो C से M तक के बीच में भी जो वैल्यू होगी यूडीएल की वह कितनी होगी, 5 किलोन्यूटन पर मीटर। तो C से M तक के बीच में यदि हम 5 किलोमीटर पर मीटर को यूडीएल लोड से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो जो हमारा 5 किलोमीटर पर मीटर है वहां उसमें जो हमारी C से M तक की दूरी है वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे ये फोर्स हमारा इसमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि C से M के बीच में जो यूडीएल लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 किलोमीटर पर मीटर। तो C से M के बीच में जितना भी फोर्स लग रहा है उसमें हम C से M के बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके यहाँ पर रख लिया हमने 5 इंटू 0.75। 5 क्या यूडीएल लोड है और 0.75 जितनी डिस्टेंस में है लग रहा है। अब हम ऐसा मानते हैं जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है तो जो डिस्टेंस होती है उसके हाफ में यह एक्ट हो जाता है, जैसा मैंने ऊपर बताया था। हाफ डिस्टेंस में एक्ट होगा तो इस एक्स की डिस्टेंस कितनी है, 0.75। तो 0.75 के आधी डिस्टेंस में ये एक्ट हो जाएगा। मान लिया है हमने इसके बीच में एक्ट हो गया तो यहाँ से M तक की आधी दूरी हो जाएगी 0.75 की आधी दूरी। 0.75 की आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 0.75 बटे 2। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 12.66 किलोन्यूटन मीटर, जो मैंने पहले से ही यहाँ पर शो करा दिया था। 12.66 किलोन्यूटन हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। एक न्यूमेरिकल था, मैंने कोशिश की समझाने की। इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आप एक दो भी अच्छी तरह समझ लेते हैं तो और भी न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।